AF-16 हिंदी अध्याय 151 कोय मछली 2। लियोनेल उस विशालकाय जानवर की ओर बढ़ा। अपने खजाने के जूतों में सुधार के साथ बिना उसके गठन को सक्रिय किए भी उसकी छलांग लगाने की क्षमता अब समझ से परे थी। 20-30 मीटर हवा में छलांग लगाना भी अब असंभव नहीं था। पलक झपकते ही वह उस जीव के ऊपर प्रकट हो गया। उसकी हथेलियां ऊपर की ओर मुड़ गईं और 2 पिस्तौलें दिखाई दी। प्रश्नवाचक चिन्ह। बहुत खूब। हालांकि उसका लक्ष्य इस जीव को मारना था, लियोनेल आखिरी पल में हिचकिचाहट से खुद को नहीं रोक पाया। ये वाकई एक बहुत बड़ी कलाकृति थी। मेटामॉर्फोसिस से पहले इतने खूबसूरत जीव को देखना बहुत मुश्किल था। या अगर वे होते भी थे तो वे इससे कहीं छोटे आकार के होते थे। वह तुरंत पहचान गया कि यह जीव किसी प्रकार की उत्परिवर्तित शर्मीली मछली थी। इसके शल्क नीले रंग के विभिन्न रंगों के थे, जो लगभग गहरे काले से लेकर आसमानी नीले रंग तक थे। इसके पंख हवा में लगभग पंखों की तरह लहरा रहे थे और खासकर इसकी पूंछ का पंख किसी खूबसूरत महिला के बालों की तरह लहरा रहा था। अगर यहाँ कोई कट्टर पर्यावरणवादी होता तो इसमें कोई शक नहीं कि ऐसे जीव के बारे में सोचने की हिम्मत करने पर भी उसे टुकड़े टुकड़े कर देता। लेकिन अब तो रंग पड़ चुका था। अगर उसने गोली नहीं चलाई तो खतरा उसी का होगा। माफ करना बड़े आदमी। लियोनेल ने कई गोलियां चलाईं और अपनी गोली को नीली कोय मछली की आंखों पर केंद्रित किया। ककू। सफेद गोलियों ने अपने पीछे घूमती हवा के घुमावदार निशान छोड़े, जो बरसते पानी के बीच से रास्ता बनाते हुए हर दिशा में परावर्तक बूंदें गिरा रहे थे। नुकसान तो नकारा नहीं जा सकता था। नीली कस्तूरी की आंखों से बैंगनी रक्त की फुहारें रिस रही थीं, जैसे ही उसका शरीर नदी में वापस गिरने की कोशिश कर रहा था। लेकिन क्या लियोनेल इसकी इजाजत देता? लियोनेल के दाहिने तलवे पर हरियाली की एक परत छा गई। उसने खुद को आगे बढ़ाया और उस विशाल मछली की तरफ जोरदार लात मारी, जिससे वह जमीन पर गिर गई। बिना रुके उसके दूसरे जूते का तला जल उठा, जिससे उसकी उछलती हुई शक्ति रुक गई और वह वापस किनारे की ओर चला गया। लियोनेल को लगा कि अब सब खत्म हो जाएगा। पानी से बाहर निकली मछली, चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, पानी से बाहर निकली मछली ही होती है। ये बात अपने आप में स्पष्ट थी। दरअसल अब वह जिस जख्मी हालत में थी, उसे देखते हुए यह बात और भी ज्यादा बढ़ गई थी। लेकिन लियोनेल एक महत्वपूर्ण बात पर विचार करना भूल गया था। इस शर्मीली मछली की क्षमता क्या थी? जब नीली शल्क वाली कोई मछली ठोस जमीन पर उतरने ही वाली थी, तभी एक चौंकाने वाला परिवर्तन हुआ। उसने ऐसे गोता लगाया जैसे वह पानी में जा रहा हो। पहले तो लियोनेल को लगा कि ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि वह अंधा हो गया था। शायद उसे इतना दर्द हो रहा था कि उसे पता ही नहीं चला कि लियोनेल ने उसे लात मारी है। लेकिन अगले ही पल लियोनेल अवाक रह गया। जिस जमीन पर शर्मीली मछली को उतरना चाहिए था, वह अचानक पानी जैसी तरल हो गई। नहीं, ऐसा नहीं था, वह असल में पानी बन गई थी। लियोनेल बस देखता ही रह गया कि जो कभी ठोस जमीन थी, अचानक झील बन गई। और फिर जब मछलियां अपने आसपास की चीजों से बेखबर होकर उधम मचाने लगीं, तो वह एक घुमावदार नदी बन गई। अचानक सब कुछ समझ में आ गया। इस द्वीप की अजीबोगरीब संरचना, झीलों और नदियों का अद्भुत रूप, बेतरतीब और समझ से परे झरने, ये सब इस मछली की ही देन थी। लियोनेल की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे एहसास हुआ कि इस जानवर को अंधा करना शायद उसके द्वारा किए गए सबसे बुरे कामों में से एक था। अब वह अंधा था, दर्द में था और गुस्से में था। और तो और इतनी क्षमता होने के बावजूद। भागो! लियोनेल दहाड़ा। शुरू से आखिर तक दोनों लुकआउट्स के युवा हैरान भाव से देखते रहे। हर गुजरते पल के साथ लियोनेल की हरकतें और भी ज्यादा बेकाबू होती जा रही थीं। लियोनेल हवा में गिर गया। ये पूरी प्रक्रिया उसके नियंत्रण से बाहर थी। वह अपने खजाने के जूतों के दोनों प्लेटफॉर्म जंप पहले ही इस्तेमाल कर चुका था, और हालांकि उसने उनमें काफी सुधार किया था, फिर भी कूल डाउन टाइम 30 सेकंड ही था। जहां पहले उसके नीचे सूखी जमीन थी, वहां अचानक एक विशाल और लगातार बढ़ती हुई झील दिखाई देने लगी। खैर, शायद इसे झील कहना सही नहीं था, क्योंकि उस शर्मीली मछली की बेतरतीब हरकतों से ऐसा लग रहा था जैसे किसी छोटे बच्चे ने बेतरतीब ढंग से किसी पन्ने पर कुछ लिख दिया हो। हालांकि लियोनेल चिंतित नहीं था। अगर यह पहले होता तो उसे पानी पर लड़ाई का डर होता। लेकिन जब उसने ओल्ड हच के बल प्रयोग को देखा तो वह झील की सतह पर सरकने में सक्षम हो गया। जहां तक उसे पता था, इस द्वीप पर कोई भी इनवेलिड नहीं था। हो सकता है कि उन्हें जानवरों ने पहले ही खत्म कर दिया हो, या प्रोजेक्ट हंट के पर्यवेक्षकों ने उन्हें बाहर निकाल दिया हो।
अगर ऐसा न भी होता तो भी यहाँ आने वाले सभी इनवैलिड जानवर किस्म के होते, इसलिए शुरू से ही उन्हें लियोनेल में कोई दिलचस्पी नहीं होती। इसलिए वह अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाया। लियोनेल नीचे उफनती लहरों पर भारी रूप से गिरा, उसका शरीर इस हद तक डूब गया कि उसके कूल्हे डूब गए। उसके बाद उसकी ताकत के उछाल ने उसे वापस ऊपर उछाल दिया। यह मुश्किल है, लियोनेल ने सोचा। उसका जबड़ा भींच गया। उसने इस क्षमता का इस्तेमाल उस नाव से भागने के लिए किया था जो उसे यहाँ द्वीप पर लाई थी। लेकिन उस समय समुद्र काफी शांत था। उसने सोचा भी नहीं था कि पानी के अशांत होने पर यह इतना मुश्किल हो जाएगा। मुझे इसे एक लाइट एलिमेंटल शॉट के साथ जल्दी से समाप्त करना होगा। अगर लियोनेल पहले से ही अपने दृष्टिकोण में बहुत रूढ़िवादी न होते तो वह निश्चित रूप से इसे पहले ही समाप्त कर सकते थे। लेकिन सब कुछ पहले से ही भविष्यवाणी करना उनके लिए भी असंभव था। हाँ, ऐसे जानवर से निपटने के लिए ही मैं बना हूं। उस क्षण समुद्र का शांत और स्थिर राजा अचानक एक बिल्कुल अलग व्यक्ति बन गया, जो अपने पीतल के स्पीडो में हाथ में त्रिशूल लिए आगे बढ़ रहा था। लियोनेल ने भौहें चढ़ाईं, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कहा। अगर पानी की क्षमता वाले और लोग होते तो वाकई बहुत काम आ सकते थे। जिनके पास ये क्षमताएं नहीं थीं, वे पहले ही उसकी सलाह मान चुके थे और काफी पीछे हट गए थे। बस अपवाद वे थे जो उसकी तरह ही बल का इस्तेमाल करने में सक्षम थे। स्लेयर लीजन में फोर्स उपयोग करता है। लियोनेल को लगा कि शायद उन्हें विद्रोहियों के इस समूह का पुनः मूल्यांकन करना होगा। जब उसका मन आधा भटक रहा था और आधा सामने चल रहे युद्ध पर, उनकी हरकतों ने द्वीप के केंद्र की ओर जा रहे जानवर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। उनकी बुद्धिमान आंखें एक अजीब सी रोशनी से झिलमिला रही थीं। लियोनेल की आंखें उसके नीचे पानी को बेतहाशा घूर रही थीं। चून की तरल पदार्थों में प्रवेश करते समय उसकी आंतरिक दृष्टि बहुत सीमित थी, इसलिए उसकी सबसे बड़ी निर्भरता उसकी आंखें ही थीं। हालांकि यह सच था कि इस शर्मीली मछली की यह क्षमता परेशानी पैदा करने वाली थी, लेकिन इसके कुछ फायदे भी थे। उदाहरण के लिए, इसके द्वारा बनाए गए जल निकाय बिल्कुल साफ और अशुद्धियों से मुक्त थे, जिससे आर पार देखना बहुत आसान हो गया था। लियोनेल की दृष्टि में केवल एक ही चीज बाधा डाल सकती थी, वह था पानी का हिलना डुलना। लेकिन क्या यह हिलना डुलना उस विशाल मछली की सटीक पहचान करने के लिए एकदम सही नहीं था? उसी क्षण समुद्रों का राजा हवा में उछलकर नीचे गोता लगाने लगा। लियोनेल ने पानी में उतरने से ठीक पहले उसकी त्वचा पर हरे नीले रंग के पपड़ीदार धब्बे उगते देखे। लियोनेल ने उसे नहीं रोका। अपनी इस क्षमता के साथ किंग ऑफ सीज वाकई में आगे बढ़ने के लिए एक अच्छा उम्मीदवार था। समस्या ये थी कि लियोनेल को यकीन था कि यह मछली उसके आंकड़ों के आधार पर किंग ऑफ सीज से कहीं ज्यादा ताकतवर है। हालांकि किंग ऑफ सीज के दो फायदे थे। पहला, लियोनेल ने पहले ही उस शर्मीली मछली को अंधा कर दिया था। और दूसरा, लियोनेल को अपने परिवर्तन के बाद अभी तक अपने आंकड़ों पर ठीक से नजर नहीं पड़ी थी। हो सकता है कि लियोनेल ने उसे कम आंका हो। मीन राशि वालों ने बहती हवा की ओर देखा, लेकिन आंखों से कुछ देर बात करने के बाद हवा ने नहीं में सिर हिला दिया। मीन राशि को तुरंत समझ आ गया। ऐसा लग रहा था कि बहती हवा की पानी में टोही क्षमता बेकार थी। इसकी पुष्टि करने के बाद वह हरी घास पर आगे बढ़ी, जबकि बहती हवा हवा में उठी, मानो ठोस जमीन पर कदम रख रही हो। मानो पीछे न रहना चाहते हुए चेसिंग विंड भी हवा में उड़ गया, जिसके तुरंत बाद थंडरस क्लैप भी आया। दहाड़ता हुआ काला शेर एक पल के लिए झिझका, लेकिन फिर भी वहीं रुक गया। इसका मतलब यह नहीं था कि वह कुछ नहीं करेगा। वह झट से अपने मानवरूपी जानवर के रूप में आ गया, अपनी छाती में हवा भर ली और एक ऐसी दहाड़ के साथ बाहर निकला कि आसपास का माहौल हिल गया। लियोनेल सही था। दहाड़ते काले शेर की क्षमता सिर्फ रूपांतरण और शक्ति वृद्धि तक सीमित नहीं थी। उसके पास एक दमनकारी क्षमता थी जिसे वह जानवरों का राजा कहता था। हालांकि यह इंसानों पर काम करती थी, लेकिन जानवरों पर यह विशेष रूप से प्रभावी थी और इसमें विकास की बहुत गुंजाइश थी। इस तरह की स्थिति में भले ही वह सीधे तौर पर लड़ाई में भाग नहीं ले सकते थे, फिर भी उनकी भूमिका अमूल्य थी। उसकी दहाड़ के बाद शर्मीली मछली की उग्र गतिविधियां काफी धीमी हो गईं, जिससे समुद्र के राजा ने उसे पकड़ लिया और अपने त्रिशूल से उस पर जोरदार प्रहार किया। पानी का एक बवंडर आगे की ओर आया, जिससे शर्मीली मछली अदम्य वेग के साथ ऊपर की ओर चली गई। मीन राशि ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसकी पोशाक और बाल लहराते हुए उसके चारों ओर पानी की बूंदें जगमगाती रोशनी की तरह दिखाई देने लगीं। हालांकि ऐसे मौके पर पोशाक पहनने के लिए उसे नीचा देखा जा सकता था, लेकिन ये तो मानना ही पड़ेगा कि वह ऐसा करते हुए अद्भुत लग रही थी।
बहती हवा और पीछा करती हवा ने भी उसी क्षण प्रतिक्रिया की, जिसके कारण आसपास की हवा में तूफान उत्पन्न हो गया, जो पानी के बढ़ते बवंडर में विलीन हो गया। ककुआ। शर्मीली मछली हवा में और ऊपर उछलती जा रही थी, खुद को छुड़ाने में असमर्थ। वह पूरी तरह से असहाय थी। हाँ, ये शिकार मेरा होगा, समुद्र के राजा। समुद्र के राजा ने अपने चारों ओर के पानी को नियंत्रित किया तथा एक छोटा सा बवंडर बनाया, जो शर्मीली मछली के पीछे आकाश में उड़ गया। जब वह प्रकट हुए तो कई लोग दंग रह गए। सिर से पांव तक उसे हरे नीले रंग के शल्कों ने ढंक रखा था। उसकी पलकों पर अजीब सी मछली जैसी झिल्लियां बंद और खुल रही थीं। उसके चेहरे के किनारे पंख निकले हुए थे और उसकी उंगलियों और पैरों की उंगलियों के बीच जालियां ढंकी हुई थीं। आप उसे किसी भी नज़र से देखें, वह एक प्रसिद्ध मछुआरा था। वह एक क्रूर, दांतेदार मुस्कुराहट के साथ मुस्कुराया। उसके दांतों की एक तीखी पंक्ति सूर्य की रोशनी में चमक रही थी, जब वह हवा में उड़ रहा था। अपने त्रिशूल को पीछे खींचते हुए उसने अपनी पूरी ताकत जुटाई तथा अपने नीचे के जल बवंडर का उपयोग करते हुए आगे बढ़ा और अपने प्रहार को और अधिक शक्तिशाली बना लिया। वह लगभग ये देख सकता था, मछली को कटार से चुभाए जाने का दृश्य। जब भी वह अपनी क्षमता को सक्रिय करता और इस रूप में प्रवेश करता, उसका खून खौल उठता। मानो उसके पूर्वजों की एक लंबी वंशावली थी जो युद्ध और रक्तपात के लिए जीती थी। उसकी हड्डियों में गहराई तक समाया एक उत्साह उसे जकड़ लेता। इस वजह से आमतौर पर शांत और स्थिर रहने वाला एक युवक अब ऐसे विस्फोटों से गुजरता जहां उसे हत्या करनी पड़ती। उसके त्रिशूल को रक्त का स्वाद चखना जरूरी था, वरना उसे चैन नहीं मिलता। freewebnovel.com। कौन जानता था कि अपने पूरे आत्मविश्वास के साथ उसका त्रिशूल उस शर्मीली मछली के शल्कों से ऐसे टकराएगा, मानो वह किसी स्टील की प्लेट से टकरा गया हो। जैसे ही एक जोरदार दर्द ने उसकी बांह पर हमला किया, उसका क्रूर चेहरा बदल गया। ये झटका इतना जोरदार था कि उसे लगा जैसे उसका कंधा लगभग पूरी तरह से उखड़ गया हो। और हालांकि ऐसा नहीं हुआ, फिर भी उसे अपनी बाहों की मांसपेशियों में कुछ छोटे छोटे खिंचाव महसूस हो रहे थे। शर्मीली मछली फिर से जमीन की ओर उड़ गई, लेकिन इस बार कोई भी इससे खुश नहीं था। सब जानते थे कि क्या होगा। जमीन फिर से पानी में बदल जाएगी और कौन जाने वे उस मछली को फिर से पकड़ पाएंगे भी या नहीं। लेकिन उसी पल एक युवक, जो अब तक झील की सतह को देखने के अलावा कुछ नहीं कर रहा था, अचानक हिल गया। उस शर्मीली मछली के लिए यह बहुत बुरा था, लेकिन 30 सेकंड बीत चुके थे। लियोनेल के पैरों के नीचे का पानी उबलने लगा, क्योंकि उसकी शक्ति उसके पैरों में प्रवेश कर गई थी। टकराना। जैसे ही उसने खुद को हवा में उछाला, उसके पैरों तले जमीन फट गई। गति कम होने के कारण वह सिर्फ 10 मीटर ही कूद पाया, लेकिन लियोनेल को लगा कि यह काफी है। जैसे ही उसे अपनी गति लड़खड़ाने लगी, उसके तलवे के नीचे एक और हरी रोशनी चमक उठी। इस बार वह 20 मीटर से ज्यादा उछला और हाथ में 2 पिस्तौल लिए फड़फड़ाती मछली के ऊपर दिखाई दिया। इस बार भी उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। दोनों पिस्तौलों में एक एक गोली लगी थी, जो नोजल से तीर की तरह निकल रही थी। दरअसल इसे गोली कहने की बजाय इन भरी हुई पिस्तौलों को हार्पून कहना ज्यादा सही होगा। अगर यह एक सामान्य शॉट होता तो लियोनेल 20 से 30 बार गोली चला सकता था। अगर यह एक लाइट एलिमेंटल फोर्स शॉट होता तो लियोनेल 2 से 3 बार गोली चला सकता था। लेकिन अगर यह उसके दांत से संशोधित हार्पून होता तो वह सिर्फ एक बार ही गोली चला सकता था। इसके पीछे एक अच्छा कारण था। टकराना। के शर्मीली मछली जोरदार धमाके के साथ जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन इस बार वहां कोई नई झील या नदी नहीं थी। लियोनेल ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए शर्मीली मछली पर कदम रखा। साथ ही उसके दिल में डर और थोड़ी सी उत्सुकता भी पैदा हो गई। इस शर्मीली मछली की क्षमता वाकई बहुत खतरनाक थी। अगर वह अकेले लड़ रहा होता तो कहा जा सकता था कि उसे जीत मिलने पर भी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता। वह उत्सुकता से क्यों भरा हुआ था, इसकी वजह ये थी कि अगर वह इस क्षमता को एक खजाने में बदल सकता था तो इसके संभावित उपयोग बहुत लुभावना थे। लियोनेल को इस क्षमता की सबसे ज्यादा जरूरत भागने में इसके इस्तेमाल के लिए थी। वह समझ सकता था कि यह शर्मीली मछली पानी नहीं बना रही थी, बल्कि धरती को पानी में बदल रही थी। अगर यह क्षमता की बजाय एक खजाना होता और इसमें थोड़ा बदलाव किया जाता तो क्या जमीन के जरिए भागना संभव नहीं होता। लियोनेल एक और तरह का खजाना बनाने की सोच रहा था, लेकिन अभी उसके पास उस काम को करने का हुनर नहीं था। बेशक वह जिंगाई को भूला नहीं था,
अगर वह जिंगहाई की पलक झपकाने की क्षमता को खजाने में बदल पाता तो उसकी युद्ध क्षमता में एक और उछाल आ जाता। लेकिन लियोनेल के पास न तो जरूरी सामग्री थी, न ही इस विचार को अमल में लाने का हुनर। ऐसा कोई भी खजाना कम से कम अर्धकांस्य श्रेणी का तो होगा ही। जाहिर है यह उसकी पहुंच से बाहर था। लियोनेल ने अपने हाथों में पिस्तौलें देखकर आह भरी। नोजल अंदर से फट गए थे, जिससे वे बेकार हो गए थे। दुर्भाग्य से अभी उन्हें ठीक करने का सही समय नहीं था, इसलिए वह यहां से केवल 8 नोजल बचे होने पर ही आगे बढ़ सका। उन्हें दूर रखने के बाद लियोनेल उस शर्मीली मछली की आंख के घाव तक पहुंचा और अपनी बांह पर बल लगाया। अंदर पहुंचकर और अपनी आंतरिक दृष्टि का सहारा लेकर वह आसानी से उस राक्षसी क्रिस्टल को खोदकर बाहर निकालने में सफल रहा। वह राक्षसी क्रिस्टल चिकने नीले मोती जैसा दिख रहा था, जिससे हल्की सी पानी जैसी गंध आ रही थी। वैसी ही गंध जो मीठे पानी वाली झील के किनारे महसूस होती है। तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? लियोनेल ने भौहें चढ़ाईं, पीछे मुड़कर देखा तो समुद्रों का राजा उसे एक अमित नजर से देख रहा था। उसने अपनी क्षमता परिवर्तन को पहले ही नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन उसकी आंखों के लाल रंग को देखकर लग रहा था कि वह अभी भी रक्त पिपासा से ग्रस्त था। लियोनेल को तुरंत समझ आ गया कि वह लियोनेल के हाथ में रखे उस जानवर जैसे क्रिस्टल को देख रहा था। लियोनेल को अब याद आया कि उसके साथ आए दूसरे होनहार युवाओं को भी जानवर जैसे क्रिस्टल अपनी क्षमताओं को विकसित करने का मौका देते थे। लियोनेल ने समुद्रों के राजा को छोड़ भी दिया तो भी मीन राशि तो थी ही। वे दोनों इतने शक्तिशाली जल प्रकार के प्राणी से बीस्ट क्रिस्टल क्यों नहीं चाहते थे? ओल्ड हच ने लियोनेल को यह बताना भूल गया था कि यदि कोई व्यक्ति समान क्षमताओं वाले किसी प्राणी से बीस्ट क्रिस्टल ग्रहण करता है तो उसकी क्षमता में परिवर्तन और सुधार की भी संभावना होती है, जिससे वह और भी अधिक वांछनीय हो जाती है। इन युवाओं की नज़र में ये जानवर कम से कम एसएस ग्रेड का तो था। अगर वे इसे निगल ले तो उनकी क्षमता कितनी बढ़ जाएगी। समुद्रों का राजा खास तौर पर इस बात का इंतजार कर रहा था कि अगर वह इसे निगल लेता तो उसकी रक्षा शक्ति में कितनी वृद्धि होती। उस समय उसके त्रिशूल ने पूरी ताकत से हमला करने के बाद भी कोई खरोंच तक नहीं छोड़ी थी। जहां तक मीन राशि की बात है, उसे जल परिवर्तन क्षमता का विशेष शौक था। अब हालात ऐसे थे कि वह हवा से जलवाष्प तभी खींच पाती थी जब आसपास कोई और स्रोत ना हो। जब वह आक्रमण करती थी तो उसके चारों ओर तैरती उन सभी खूबसूरत चमकों का स्रोत यही था। यदि वह अपनी क्षमता को इस तरह विकसित करने में सक्षम हो गई तो ये कहा जा सकता है कि वह तुरंत पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली में से एक बन जाएगी। अपनी पीढ़ी की तो बात ही छोड़िए, चाहे वह उनमें से कोई भी हो, इसमें घातक आकर्षण था। अरे ईस्टर्न लुकआउट के कृतघ्न कमीनों, इंडोमिटेबल ने आखिरी शिकार कर लिया। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही बेशर्म हो रहे हो कि उससे पूछ रहे हो कि वह क्या कर रहा है? जाहिर है वह अपनी लूट का माल लूट रहा है। दहाड़ता हुआ काला शेर एक कदम भी पीछे नहीं हटा। उसकी लूट का माल ले रहा है। मीन ने उदासीनता से पूछा। हम सातों ने मिलकर मछली को नीचे गिराया था, फिर भी उसने खुद बीस्ट क्रिस्टल खोदने से पहले एक शब्द भी नहीं कहा। अगर वह सबसे बड़े हिस्से का हकदार भी है, जो अभी भी बहस का विषय है, तो उसे कम से कम हम सबसे इस बारे में बात तो करनी चाहिए, है ना? दक्षिणी चौकी पर मौजूद लोगों ने भौहें चढ़ाईं। बहस का क्या मतलब था? सबने देखा कि समुद्रों का राजा अपने सबसे शक्तिशाली प्रहार से भी उस जानवर के शल्कों को खरोंच तक नहीं सका। बाकी लोगों की तो बस उसे हवा में उछालने में ही भूमिका थी, और लियोनेल ने पहले ही साबित कर दिया था कि अगर वे थोड़ा और धैर्य रखें तो ऐसा जरूर होगा। यह तर्क दिया जा सकता है कि लियोनेल बिना किसी मदद के भी उस जानवर को बाहर निकाल सकता था। दक्षिणी लुकआउट के लोगों के हस्तक्षेप का एकमात्र कारण ये था कि वे पूर्वी लुकआउट के युवकों के सक्रिय होने तक निष्क्रिय नहीं रहना चाहते थे। freewebnovel.com। दहाड़ते काले शेर ने व्यंग्य किया, मत कहो कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी। वह ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे तुम सिर्फ मिलकर निपट सको, जैसे तुमने मेरे साथ किया था। बहती हवा और पीछा करती हवा आसमान से उतरी। चून की बहती हवा को बीस्ट क्रिस्टल की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसकी क्षमता का पानी से कोई लेना देना नहीं था, इसलिए वह इसमें शामिल नहीं हुई। जहां तक उसकी बात है, ये पूर्वी बनाम दक्षिणी लुकआउट का मामला नहीं था। ये पूरी तरह से फायदे की लड़ाई थी। इसमें कोई निजी मामला नहीं था। उसने समुद्र के राजा या मीन के लिए स्वयं को किसी भी संभावित खतरे में डालने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं की, भले ही वे टीम के साथी थे। गर्जनशील काले शेर के शब्दों पर मीन और समुद्र के राजा ने उपहास किया। क्या केवल उसके साथ ही निपटा नहीं जा सकता? समुद्रों का राजा हंसा, उसकी आंखों की लालिमा थोड़ी और चमक उठी।
अगर लियोनेल की बंदूकें उनकी आंखों के सामने नहीं टूटी होती तो शायद वे अब भी उससे डरते। लेकिन उन्होंने खुद देखा कि कैसे वे टुकड़े टुकड़े होकर फट गईं। बेशक एसएस स्तर के किसी खतरे को मारने में सक्षम एक हथियार उन्हें डराने के लिए काफी था, लेकिन क्या ये हथियार अब नष्ट नहीं हो गया था? बेशक इन दोनों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि रोआरिंग ब्लैक लान लियोनेल के खजानों की बात नहीं कर रहा था। उन्हें कैसे पता चलता? अब तक वे रप्चर्ड आर्टरी के नेतृत्व वाले ईस्टर्न लुकआउट ग्रुप की हार का जिम्मेदार लियोनेल की बंदूकों को ठहरा चुके थे। अब जब वे तस्वीर से बाहर थे तो डरने की कोई बात नहीं थी। लियोनेल ने समुद्र और मीन के राजा को देखा, उसकी निगाहें भावहीन थीं। अतीत का लियोनेल इस घटनाक्रम से सचमुच हैरान हो गया होगा। जिस दुनिया का वह आदी था, वहां अगर लोगों के दिल में इतना लालच भी होता तो वे उसे इतने खुलेआम जाहिर नहीं करते। लेकिन थंडरस क्लैप से हुई मुठभेड़ के बाद वह उसे स्वीकार कर चुका था। अब यही उसकी नई दुनिया थी। मैं ये बीस्ट क्रिस्टल ले जाऊंगा क्योंकि यह मेरे लिए उपयोगी है। मैं इसके कुछ शल्क और मांस भी ले जाऊंगा, लेकिन इस आकार के जानवर के साथ हम सभी के लिए पर्याप्त से अधिक है। लियोनेल ने वो शब्द कहे जो वो वैसे भी कहने वाला था, इससे पहले कि समुद्रों का राजा बोलता। अगर वो सचमुच इन लोगों को नीचा दिखाना चाहता तो वो आसानी से पूरे जानवर को अपने खंडित घन में ले सकता था। उसकी ताकत और साधनों के साथ क्या उनमें से कोई भी उसे ऐसा करने से रोक पाएगा? ये तथ्य कि उन्होंने ऐसा नहीं किया पहले से ही एक दयालुता का कार्य था। लियोनेल के मन में अब सबसे जरूरी बात आयना के पास वापस जाना था। ऐसा करने के लिए उसे पर्याप्त ताकत की जरूरत थी। ये कहना नामुमकिन था कि टैरन पर क्या हो रहा होगा। जब बात आयना से संबंधित मामलों की आती थी तो उसके पास बकवास के लिए कोई धैर्य नहीं था, भले ही उस बकवास का आधा हिस्सा एक सुंदरी से आता हो। लियोनेल के शरीर से एक घुटन भरी आभा फूट पड़ी। वह कभी भी इस आभा को नियंत्रित नहीं कर पाया था, लेकिन जब भी उसकी भावनाएं विशेष रूप से केंद्रित हो जाती थीं तो यह अनायास ही लीक हो जाती थी। इस बदलाव के बाद सिर्फ किंग ऑफ सीज और मीन ही नहीं थे जिन्हें अचानक सांस लेने में तकलीफ होने लगी। यहां तक कि सदर्न लुकआउट के युवा भी लियोनेल की ओर भयावह रूप से पीले भावों से देख पा रहे थे। उन्होंने लियोनेल से ऐसी कोई बात कभी महसूस नहीं की थी और कैसे कर सकते थे। उस दिन लियोनेल बहुत थका हुआ था। वह अपनी भावनाओं को कैसे केंद्रित कर पाता? अगर वह हमेशा की तरह अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर पाता तो उसकी आभा में वे भावनाएं कब की दब गई होती। उस क्षण समुद्र के राजा की आंखों का लाल रंग पूरी तरह से गायब हो गया, मानो उसे किसी ऐसी चीज का सामना करना पड़ा हो जिससे वह डरता था। लियोनेल ने कुछ नहीं किया था। वह बस वहीं खड़ा रहा और बोलता रहा। लेकिन अगर वह दूसरों से कहता भी कि वह जानबूझकर उन्हें दबाने की कोशिश नहीं कर रहा है तो कौन उस पर यकीन करेगा? दक्षिणी लुकआउट के सभी युवक लियोनेल की ओर और भी ज्यादा डर से देखने लगे। क्या हो सकता है कि उस दिन उसने सचमुच खुद को रोक लिया था, या वह सचमुच थका हुआ था? यह कोई मजाक तो नहीं था। जब समुद्रों के राजा को एहसास हुआ कि क्या हो रहा है तो उसके चेहरे पर शर्मिंदगी और गुस्से की एक झलक दिखाई दी। हालांकि वह कुछ भी कर सकता था, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने उसे स्तब्ध कर दिया। जिन बंदूकों के बारे में उसे लगा था कि वे पहले ही टूट चुकी हैं, लियोनेल ने उन्हें एक बार फिर बाहर निकाल लिया। वे बस देखते रहे कि कैसे उसने शांति से टूटे हुए नोजलों को मोड़कर नए नोजल लगा दिए, मानो कुछ हुआ ही न हो। समुद्र और मीन राशि के राजा मदद नहीं कर सके, लेकिन भूख भर गए। ये लियोनेल की तरफ से उन्हें आखिरी चेतावनी थी। अगर वे सचमुच जिद पर अड़े रहे तो उन्हें सबक सिखाने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। पिछली बार जिस समूह ने कोशिश की थी वह कुछ दिनों के लिए एक पेड़ पर चढ़ गया था। लियोनेल को दोबारा ऐसा करने में कोई दिक्कत नहीं थी। यद्यपि अब दोनों जल क्षमता उपयोगकर्ताओं की आंखों में झिझक थी, लेकिन लियोनेल देख सकता था कि उनका संकल्प धीरे धीरे मजबूत होता जा रहा था। ऐसा मौका जिंदगी में एक बार ही मिलता है। ज्यादातर पानी में रहने वाले जानवर सिर्फ समुद्र में ही पाए जाते थे, लेकिन कौन हिम्मत करता था कि उसमें उतरने की हिम्मत करे? पानी बहुत खतरनाक था और कौन जानता था कि वहां कौन से जानवर विकसित हो गए जो उनके नियंत्रण से बाहर हो गए। इसके अलावा केवल जलीय जानवर होने से भी पानी में सक्षम होने की गारंटी नहीं थी, और अगर होती भी तो वह लियोनेल के हाथों में मौजूद इस जानवर जितनी अच्छी होने की संभावना नहीं थी। इतना सब कहने के बावजूद एक और शायद उससे भी ज्यादा अहम वजह थी जिसके लिए उन्हें ऐसा करना पड़ा। ये वो जगह थी जहां वे सबसे ज्यादा ताकतवर होते, और वे समझ सकते थे कि लियोनेल पानी के अंदर लड़ने में सहज नहीं था। अगर वे इस लड़ाई को कहीं और ले जाने की कोशिश करते तो उनकी ताकत बहुत कम हो जाती।
उनके लिए युद्ध के लिए इस पानी से बेहतर कोई जगह नहीं थी। कककररररी। जब सभी लोग युद्ध की तैयारी कर रहे थे तभी दूर से एक उग्र जानवर की आवाज आई। लियोनेल की पुतलियां सिकुड़ गईं। ये सिर्फ एक जानवर नहीं है। टकराना। एक धमाके से वहां मौजूद कई युवाओं के कान फट गए और खून बहने लगा। पहले तो ये बताना मुश्किल था कि यह धमाका कहां से आया था और किस वजह से हुआ था। ये बहुत तेज था, लेकिन एक पल बाद दूर से उड़ती हुई सफेद भाप का एक प्रचंड स्तंभ हवा में उछला। ये स्तंभ इतना मोटा और जीवंत था कि इसे 10 किलोमीटर दूर से भी इतनी स्पष्टता से देखा जा सकता था कि ऐसा लगता था कि यह सबके सामने ही है। लियोनेल की आंखें चौड़ी हो गईं। वह उस खंभे को महसूस कर सकता था। ये शक्ति का ऐसा प्रवाह था जिसका घनत्व वह समझ नहीं पा रहा था। क्या ये वही फोर्स क्रिस्टल खदान है जिसके बारे में ओल्डहच बात कर रहा था? क्या इसे ऐसे ही फटना चाहिए? लियोनेल के दिल में चिंता के बादल उमड़ने लगे। पहले वह अपनी शक्ति का खुलकर इस्तेमाल कर रहा था क्योंकि उसे यकीन था कि इस द्वीप पर कोई भी विकलांग नहीं है। उसकी शक्ति के घनत्व के कारण जो विकलांग उसे खतरा बन सकते थे वे बहुत दूर थे। इसके अलावा वे सभी दूसरी प्रजाति के प्राणी होंगे, इसलिए वे उससे परेशान भी नहीं होंगे। लेकिन बल का ये घनत्व एक अलग ही स्तर पर था। इसके अलावा अगर यह सचमुच बल क्रिस्टल खदान से आया था तो इसका मतलब था कि यह किसी एक प्रजाति से नहीं आया था और संभवतः सभी प्रकार के जीवों को आकर्षित कर सकता था। अगर ये द्वीप अचानक जलीय जीवों के आक्रमण से घिर जाए तो वे क्या कर पाएंगे? वे यहां से कैसे निकल पाएंगे? लियोनेल का खून ठंडा हो गया। शायद सबसे पहले इस समस्या को समझने वाला व्यक्ति था, लेकिन निश्चित रूप से वह अकेला नहीं था। हाल ही में हुई लड़ाई में कई युवकों ने किसी न किसी स्तर पर बल प्रयोग का प्रदर्शन किया था, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। इसमें कोई शक नहीं कि उन्हें ठीक ठीक पता था कि दूर दिखाई देने वाला गीजर क्या है। यह अच्छा नहीं है। इस गीजर के कारण न सिर्फ द्वीप जलीय जीवों से घिर जाएगा, बल्कि इसकी भी कोई गारंटी नहीं थी कि ये जीव अंदर की ओर नहीं आएंगे। यह उम्मीद करना भी एक ख्वाब ही था कि वे नहीं आएंगे। लियोनेल ये सबक एक बार पहले ही सीख चुका था। एकमात्र उपाय यह है कि उस चीज को तुरंत रोका जाए। ये निर्णय लेने के बाद लियोनेल ने अपने पैरों के नीचे पड़ी मछली की लाश पर अपनी पिस्तौल तान दी, उसे घातक प्रकाश तत्व बल से शक्ति प्रदान की और गोली चला दी। उसकी अचानक हुई इस हरकत से कई लोग, जो अचानक हुए घटनाक्रम के तनाव से कांप रहे थे, उसकी ओर मुड़ गए। हालांकि तब तक लियोनेल का मकसद पूरा हो चुका था। उसने अपना निशाना उस शर्मीली मछली के शल्कों के बीच एक नाजुक जगह पर सटीक निशाना साधा था, जिससे वे उस जगह झुक गईं। फिर उसने नीचे हाथ बढ़ाया और पूरी ताकत से ऊपर खींचकर मृत जानवर के शरीर से शल्कों को अलग कर दिया। उसने तेजी से काम किया। पलक झपकते ही उसने 10 से ज्यादा खूबसूरत नीले शल्क निकाल लिए, जिनमें से हर एक की लंबाई 1 फुट से ज्यादा और चौड़ाई लगभग आधी थी। जब लियोनेल के पास लगभग 20 सिक्के हो गए तो वह रुक गया और उन सभी को अपनी स्पेशियल रिंग में रख लिया। फिर उसने दूर तक देखा। अगर आप सब इससे बचना चाहते हैं तो मेरा सुझाव है कि हम अभी के लिए छोटे मोटे झगड़ों को एक तरफ रख दें और वहां चले जाएं। अगर हम इसे नहीं रोकेंगे तो हम खत्म हो जाएंगे। लियोनेल की शांत आवाज में आसपास के युवाओं के लिए एक चुंबकीय आकर्षण था। वे सहज रूप से सुनने के लिए उत्सुक थे। वहां जा रहे हो? क्या तुम पागल हो? बेशक, सब एकमत कैसे हो सकते हैं? जहां एक विचार वाले लोग होते हैं वहां हमेशा विरोधी विचार वाले लोग भी होते हैं। दुनिया का यही दस्तूर है, चीजें इसी तरह काम करती हैं। बोलने वाला कोई और नहीं बल्कि रप्चर्ड आर्टरी ही था। लियोनेल के साथ अपने पुराने रिश्ते के बावजूद उसने किसी द्वेष से नहीं बल्कि सहज ज्ञान से बात की थी। वह जगह खतरनाक कैसे नहीं हो सकती थी? ये शर्मीली मछली उनके सामने आई पहली एसएस श्रेणी की खतरा थी और उन सभी को साफ साफ पता था कि वे इसका कुछ नहीं कर सकते। अगर लियोनेल ना होता तो वे हमेशा के लिए इस क्षेत्र को पार करके द्वीप के केंद्र की ओर नहीं जा पाते। ये जानकर उन्हें साफ पता चल गया कि यहाँ इस तरह के एक से ज्यादा जीव जरूर होंगे, और इससे जानवरों की कमी का भी पता चलता है। अगर वे इन सभी बातों को एक साथ जोड़ते तो निश्चित रूप से खतरनाक जानवरों का एक झुंड जरूर था, जो शायद लियोनेल के पैरों के नीचे मौजूद मछली से कम शक्तिशाली नहीं थे। इतना सोचने के बाद वे आगे बढ़ने की हिम्मत कैसे कर सकते थे? सबसे अच्छा विकल्प यही था कि वे अपने पर्यवेक्षक कमांडर के वापस आने और उन्हें वापस लाने का इंतजार करें। मैं आपको विश्वास दिलाने के लिए बस कुछ और शब्द कहूंगा। अगर मेरी बात अनसुनी कर दी गई
तो इसके बाद आपके साथ जो भी होगा उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगा। सिर्फ आप ही खतरे में नहीं हैं। आपके कमांडर जो तट पर आप सबका इंतजार कर रहे हैं हमसे भी ज्यादा खतरे में हैं। खुले समुद्र में छिपने की कोई जगह नहीं है। लियोनेल ने अभी शुरुआत ही की थी कि युवा कई रंगों में और भी ज्यादा फीके पड़ गए। ये सोचना कि उनके कमांडर अचूक हैं पूरी तरह से मूर्खता होगी। कायापलट अभी शुरू ही हुआ था। हालांकि उच्च पदस्थ अधिकारियों के बारे में कहा जा सकता था कि उन्हें युवाओं की तुलना में कहीं ज्यादा युद्ध का अनुभव था, लेकिन सच्चाई ये थी कि उनके और उनके कमांडरों के बीच कोई बड़ा शक्ति अंतर नहीं था। इसके अपवाद बहुत कम थे। ओल्ड हच जैसे प्रतिभाशाली लोग जो तीसरे आयाम की दुनिया में भी प्रगति कर सकते थे और फिर अपनी पूरी क्षमता के साथ विस्फोट कर सकते थे, अब अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ थे। सीधे शब्दों में कहें तो कमांडरों में ऐसे लोग निश्चित रूप से नहीं थे। दूसरा, समय बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कमांडर शुरुआती लहर से निपट भी लें तो क्या वे दूसरी, तीसरी, चौथी लहर से बच पाएंगे? अगर आप इस द्वीप से बच निकलने की कोई उम्मीद रखते हैं तो गीजर से जितनी जल्दी निपटा जाए उतना ही बेहतर है। और तीसरा, आपके पास वास्तव में कोई विकल्प नहीं है। लियोनेल ने गंभीर भाव से दूर तक देखा। वह जिस दिशा में देख रहा था वह आश्चर्यजनक थी। दरअसल वह फोर्स गीजर के बिल्कुल विपरीत दिशा में देख रहा था। पेड़ों का घना जंगल गड़गड़ाने और कांपने लगा। पहले तो ये बहुत ही सूक्ष्म था, घास का हल्का सा हिलना या पत्तों की सरसराहट। फिर ऐसा लगा जैसे जमीन ही कांप रही हो। जल्द ही घने पेड़ भी ऐसे हिलने लगे मानो रबर के बने हों। होनहार युवकों ने उनकी पीठ की ओर देखा। उनके हृदय में एक भयानक ठंडक व्याप्त हो गई। उन्हें अचानक समझ आ गया कि लियोनेल का क्या मतलब था। हालांकि जंगल में जानवरों की संख्या उनकी कल्पना से कम थी, फिर भी वहां बहुत सारे थे। लियोनेल के लिए इस द्वीप पर अपने पहले कुछ ही पलों में 20 से ज्यादा जानवरों को मारना काफी था। भले ही संख्या कम थी, अगर वे सब इस बात पर एकमत हो जाएं, उनके पास आगे बढ़ते रहने के अलावा कोई चारा नहीं था। अगर वे जानवरों की लहर से लड़ने की कोशिश करते तो क्या उन्हें पता भी नहीं चलता कि क्या हुआ, इससे पहले ही वे पूरी तरह निगल नहीं जाते। अपनी बात कहने के बाद लियोनेल बिना किसी हिचकिचाहट के गीजर की ओर दौड़ पड़ा और मन ही मन सोचने लगा कि उसे जल्द ही एक ऐसे खजाने की जरूरत है जिसे ले जाया जा सके। लेकिन बदकिस्मती से इसके लिए उसे पहले से कहीं ज्यादा बड़ा कुछ करना होगा। फोर्स क्राफ्टिंग में कठिनाई सिर्फ खजाने के समग्र ग्रेड से ही नहीं बल्कि उसके आकार से भी तय होती थी। एक बेहद छोटा या बड़ा क्राफ्ट बनाना ग्रेड में कई स्तर ऊपर वाले क्राफ्ट की तुलना में निश्चित रूप से कहीं ज्यादा कठिन होता था। हालांकि अब इन बातों के बारे में सोचने का समय नहीं था। लियोनेल बस अपनी बदकिस्मती पर रो सकता था। यह एक आसान परीक्षा थी जिसमें वह कम से कम मेहनत करके अव्वल आ सकता था। अचानक ये जिंदगी मौत का सवाल क्यों बन गया? इस सब में कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। चीजें उतनी आसान नहीं थी जितनी दिख रही थी। लियोनेल एक के बाद एक झीलें और एक के बाद एक नदियां पार करता गया। वह जानता था कि वे युवक तेजी से उसके पीछे पीछे आ रहे हैं, इस उम्मीद में कि वे घने जंगलों से आ रहे जानवरों के झुंड से कुछ दूरी बना लेंगे। ऐसा लग रहा था कि भयंकर गर्जना और तेज झटके करीब आ रहे हैं। लियोनेल की आंतरिक दृष्टि सतर्क बनी रही, लेकिन उसके चेहरे का भाव और भी गंभीर होता जा रहा था। उसने महसूस किया कि उसकी इंद्रियां कमजोर होती जा रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो कोई चीज उसकी पूरी तस्वीर को साफ साफ देखने की क्षमता में बाधा डाल रही हो। ये बल के बढ़ते घनत्व के कारण हो सकता है, या शायद ये तथ्य है कि बल इतना अनियंत्रित और अस्थिर है। लियोनेल के पास कोई सटीक जवाब तो नहीं था, लेकिन यही उसका सबसे अच्छा अनुमान था। लेकिन उसे और कोई उदाहरण सोचने का मौका ही नहीं मिला क्योंकि उसके कदम अचानक रुक गए। उसकी एड़ियां जमीन में इतनी जोर से धंस गईं कि वह लगभग पीछे की ओर गिर पड़ा। अभी वह इस भूभाग की सबसे बड़ी पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा ही था कि वहां एक ऐसा दृश्य देखा कि उसका दिल बैठ गया। हालांकि यह एक अपेक्षाकृत गोलाकार द्वीप था, फिर भी इसके केंद्र की ओर जाने वाला केवल एक ही रास्ता था। यही कारण था कि नीली कोय मछली की हरकतों ने युवाओं को इतने लंबे समय तक रोके रखा था। आगे बढ़ने के एकमात्र रास्ते पर उसने कब्जा कर लिया था, इसलिए उन्हें या तो उसे बाईपास करने का कोई रास्ता ढूंढना था या फिर लियोनेल की तरह उसे मारना था। इस अकेले रास्ते के होने का कारण ये था कि बाकी सभी कोनों से प्रवेश द्वार गहरी घाटियों से भरे हुए थे जिनमें प्रवेश का कोई रास्ता ही नहीं था। कुल मिलाकर वे अथाह गहराई वाले गहरे गड्ढे बन गए थे। बहती हवा और पीछा करती हवा ने पहले ही इन घाटियों के ऊपर से उड़ने के विचार पर विचार कर लिया था, लेकिन किसी भी कारण से यह विचार असफल रहा।
और इसकी असली वजह शायद सिर्फ वे दोनों महिलाएं ही जानती थीं। इस पल वे घाटियां एक बार फिर उन भयानक मौत के गड्ढों में बदल गईं, उन्हें फंसा रही थीं। मुसीबत ये थी कि इस बार वे उन्हें बाहर नहीं बल्कि अंदर फंसा रही थीं। हालांकि सिर्फ यही बात लियोनेल की इस प्रतिक्रिया का कारण नहीं थी। वह उन गहरी घाटियों के बारे में पहले से ही जानता था जो द्वीप के केंद्र तक जाने के रास्ते को रोकती थीं। आखिरकार वह यहाँ आधे महीने से था, तो वह और भी आगे जाकर और लक्ष्य ढूंढने के बारे में कैसे नहीं सोच सकता था। समस्या ये थी कि उसका रास्ता अवरुद्ध हो गया था। वह सर्वशक्तिमान नहीं था, न ही वह अपनी आंतरिक दृष्टि से द्वीप को पूरी तरह से ढक पाने की स्थिति में था। इसलिए अन्य युवकों की तरह उसे भी धीरे धीरे द्वीप का पता लगाना था और अंदर जाने का दूसरा रास्ता ढूंढना था। तभी वह इतना भाग्यशाली हुआ कि उससे फटते हुए ज्वालामुखी के पास जाने का मौका मिला और वह ये जान पाया कि यह प्रवेश बिंदु उस स्थान के सामने था जहां से पूर्वी लुकआउट के युवक द्वीप में प्रवेश करते थे, इसलिए वे इसे सबसे पहले ढूंढ पाए। उसके बाद दक्षिणी लुकआउट के युवक इसे ढूंढ पाए। तो ये सब इतना जरूरी क्यों था? लियोनेल अपनी जगह पर क्यों जमे रहे, यहां तक कि एक ऐसा सहारा बनकर जो युवाओं को आगे बढ़ने से रोक रहा था? ऐसा इसलिए था क्योंकि जैसे ही वह पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा, उसने एक सेना देखी। इन शब्दों का मतलब यह न समझे कि नीचे इंसानों का एक समूह था। नहीं, लियोनेल की नजर में आने वाले हर सैनिक जानवर थे। वे अपनी प्रजातियों के अनुसार अलग अलग थे। कुछ दर्जन लोगों के एक समूह का नेतृत्व एक विशाल भालू कर रहा था जो 5 मीटर से ज्यादा ऊंचा था और जिसके भूरे सुनहरे फर थे। दूसरे समूह का नेतृत्व एक बाघ कर रहा था जो भालू से छोटा नहीं था, बस उसकी धारियां सामान्य काले रंग की बजाय चटक लाल सुनहरी थीं। एक और समूह का नेतृत्व 10 मीटर से ज्यादा लंबा एक सांप कर रहा था जो काले शल्कों से ढका था। जैसे कि ये 3 पर्याप्त प्रभावशाली नहीं थे, अभी भी 3 और थे। वहां एक मकड़ी थी जिसके खतरनाक स्टील के दांत और अनगिनत मोती जैसी लाल आंखें थीं। उसका आकार सबसे छोटा था, सिर्फ 3 मीटर लंबा, लेकिन इतनी बड़ी चीज उसके भयावह चेहरे को अपनी पूरी ताकत दिखाने से नहीं रोक पा रही थी। अगला एक लीमा था, जेब्रा जैसी धारियों वाली पूंछ वाला एक बंदर जैसा जीव। यह अपने आकार से कहीं ज्यादा बड़ा था, लाल सुनहरी धारियों वाले बाघ से छोटा नहीं था। हालांकि आखिरी वाला शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला था। वो बिल्कुल भी जानवर नहीं लग रहा था, या यूं कहें कि वो जानवर था, बस उसका सारा मांस छिन गया था। वो चारों पैरों पर खड़ा था, बिल्कुल किसी बंदर की तरह। सिर से पांव तक वो सिर्फ हड्डी ही थी। इसका शरीर एक धुंधली पारदर्शी रोशनी से ढका हुआ था जो कवच के दृश्य को प्रतिबिंबित करती प्रतीत होती थी, लेकिन यह अक्सर टिमटिमाती और गायब हो जाती थी, मानो इसमें अपना आकार बनाए रखने की क्षमता न हो। ये 6 प्राणी निस्संदेह सबसे शक्तिशाली थे। हालांकि लियोनेल को सबसे ज्यादा हैरानी उनकी पीठ पर तैनात व्यवस्थित सैनिकों से हुई। उनमें से हर एक की अपनी एक सेना थी, जिसे इस तरह व्यवस्थित किया गया था मानो वे सचमुच जानवरों की नहीं बल्कि इंसानों की सेना हो। हर एक अपनी प्रजाति पर नियंत्रण रखता था और पूर्ण अधिकार रखता था। सुनहरे भूरे भालू के पास भालुओं का एक दल था। लाल सुनहरी धारियों वाले बाघ के पास बाघों की एक सेना थी। काले शल्क वाले सांप के दल की अंतहीन फुफकार से हवा गूंज रही थी। हर किसी का अपना शक्ति केंद्र था, यहां तक कि अस्थि वानर के पास भी वानरों की एक सेना थी, हालांकि उनका मांस और रक्त अक्षुण्ण था। लियोनेल ने जल्दी से अपनी सांसों को शांत करने की कोशिश की। हालांकि उसकी नजरों से बच निकलने की सारी उम्मीदें बहुत पहले ही खिड़की से बाहर फेंक दी गई थीं। जैसे ही वह पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा, उसने पाया कि 6 जोड़ी आंखें उस पर टिकी हुई हैं। वहशी, जानलेवा इरादे से उसे ऐसा लगा जैसे बर्फ के पानी से भरी बाल्टी उसके सिर पर गिर पड़ी हो। उसकी धड़कन अनायास ही धीमी हो गई। तभी भूरे सुनहरे भालू ने दहाड़कर मकड़ी के झुंड की ओर अपना सिर घुमाया। लियोनेल को हैरानी हुई जब मकड़ी की अनगिनत लाल लाल आंखें एक बार फिर उस पर टिक गईं और उसके जबड़े प्रतिक्रिया में आपस में टकराने लगे। लियोनेल के साथ आगे बढ़े युवकों के चेहरे पीले पड़ गए। उनके पैर इतने कमजोर हो गए कि कुछ तो मानो गिर ही पड़े। उनमें से एक बड़ा हिस्सा तो अभी मुड़कर भागना चाहता था, लेकिन जब उन्होंने अपने पीछे खड़े जानवरों के झुंड के बारे में सोचा तो उन्हें एहसास हुआ कि अब वहां जाने के लिए कोई जगह नहीं है। क्या वे सचमुच खत्म हो गए थे? बस ऐसे ही। उनमें से कुछ तो एसएस ग्रेड जोन में प्रवेश पाने के लिए यहां आए थे। अब जब उन्होंने सोचा तो वे कितने मूर्ख थे। कोया मछली जैसी एक एसएस ग्रेड धमकी ने उन्हें लियोनेल के आने तक इतने दिनों तक परेशान रखा था। क्या इतने बड़े कोटे के लिए प्रयास करना कोई मजाक नहीं था?
जितना अधिक वे इस तरह सोचते थे, उतना ही अधिक वे स्वयं को अपमानित महसूस करते थे, तथा उनका भय उतना ही अधिक बढ़ता जाता था। दूर मकड़ियों का झुंड तेजी से आगे बढ़ रहा था। उनकी 8 शाखाएं सूरज की रोशनी में चमक रही थीं और हवा को चीरती हुई निकल रही थीं। वे बस कल्पना ही कर सकते थे कि उनमें से किसी एक के द्वारा छेदे जाने पर कैसा लगेगा। उनकी मौत कितनी भयानक होगी। हालांकि ये युवा स्लेयर लीजन का हिस्सा थे, फिर भी उनका बचपन लियोनेल के बचपन से ज्यादा अलग नहीं था। मेटामॉर्फोसिस के बाद की तुलना में उन दिनों साम्राज्य और विद्रोहियों के बीच लड़ाइयां बहुत कम होती थीं। बस इतना ही कहा जा सकता है कि सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त करने के कारण वे अन्य युवाओं की तुलना में थोड़े ज्यादा तैयार थे। लेकिन अब वे स्तब्ध रह गए। एक जानवर का आमने सामने सामना करना एक बात थी, लेकिन अचानक 100 से ज्यादा जानवरों का इस तरह आगे बढ़ते हुए सामना करने से उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनकी जिंदगी पहले ही खत्म हो चुकी हो। ये सचमुच इस धरती पर उनका आखिरी दिन होगा। अरे! लियोनेल अचानक दहाड़ा, जिससे वे सब चौंककर अपने विचारों से बाहर आ गए। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि 1 मील से भी ज्यादा दूर तक गई, यहां तक कि आगे गीजर से निकल रही फोर्स की तेज आवाज भी दब गई। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो खुद को संभाल लो। देखो, वहां गुफाओं का जाल है। हमारा लक्ष्य यहां से होकर वहां पहुंचना है। तभी शायद हम बच पाएं। मैं आगे बढ़ूंगा, मेरी पीठ पर नजर रखना। उन सभी ने देखा कि लियोनेल किस ओर इशारा कर रहा था। हरी भरी पहाड़ियों पर नीली कोय मछलियों ने अपना घर बना लिया था, लेकिन अचानक वह जमीन वीरान और सुनसान हो गई। धूसर काली बजरी जैसी जमीन से भर गई। ये वीरान जमीन उस घाटी तंत्र से जुड़ी थी जिसने दूसरे क्षेत्रों से उनके प्रवेश को अवरुद्ध कर दिया था। बिना किसी संदर्भ के, ये किसी मौत की जमीन से अलग नहीं लग रही थी। इस मृत्युलोक के केंद्र के पास एक और पहाड़ी थी। हालांकि यह पहाड़ी उतनी ऊंची नहीं थी, फिर भी बहुत चौड़ी थी। ये पूरी तरह से धूसर काले पत्थरों से बनी थी और इसकी सतह पर अलग अलग आकार के अनगिनत छेद थे। सच कहें तो इसे पहाड़ी की बजाय एक छत्ता कहना ज्यादा सही था। फोर्स का गीजर, जो अभी भी आसमान में उछल रहा था, इसी छत्ते से इस सब के बीचों बीच एक छेद से निकला था। लियोनेल ये भी बता सकता था कि इस गीजर का उद्गम अविश्वसनीय रूप से जमीन के नीचे था। गहरी घाटी प्रणाली के बारे में सोचते हुए लियोनेल ये सोचने से खुद को नहीं रोक पाया कि वे किसी न किसी तरह से जुड़े हुए हैं। हालांकि उसे सहज रूप से यह एहसास था, फिर भी उसके पास इसे समझने की कोशिश करने के लिए अपनी बुद्धि लगाने का समय नहीं था। मकड़ी सेना पहले से ही करीब आ रही थी। शुरुआत में वे आधा किलोमीटर से ज्यादा दूर थे, लेकिन अब वे पहले से ही आधे से भी कम दूरी पर थे। अभी हम ऊंची जमीन पर हैं, लेकिन इस स्थिति को बनाए रखना बेवकूफी है। लगता है उन जानवरों में बुद्धि है, इसलिए अगर वे देखेंगे कि मकड़ी सेना हार रही है, तो वे चुपचाप नहीं बैठेंगे। अच्छी खबर यह है कि उन्होंने हमारे पीछे 6 समूहों में से केवल एक को ही भेजा है, जिससे उनकी सुरक्षा में एक जगह खाली हो गई है जिसका हम फायदा उठा सकते हैं। बुरी खबर यह है कि अगर हमें उस छत्ते में शरण लेनी है, तो हमें अभी भी मकड़ी सेना और उन बाकी 5 सेनाओं से होकर गुजरना होगा। लियोनेल ने दांत पीस लिए। वह जानता था कि उन्हें हमला करना ही होगा और कोई रास्ता नहीं था। सच तो यह था कि पीछे मुड़कर जानवरों के झुंड को चीरकर अपनी पीठ की ओर बढ़ना उनके लिए आसान होता। उनका संगठन बहुत कमजोर था और वे आगे वाले खतरे से निश्चित रूप से कमजोर होते। लेकिन अगर उन्होंने ऐसा किया, तो क्या? निश्चित रूप से और भी जानवर समुद्र से यहां आ रहे थे, जिन्होंने बल के उभार को महसूस किया था। अगर वे अपने सामने मौजूद इस समस्या से नहीं निपट पाए, तो उनका अंत हो जाएगा। लियोनेल ने अपनी हथेली घुमाई, एक जाना पहचाना भाला उसके हाथ में आ गया। पिछली बार जब हज के ब्लेड से भाले का सिरा टूट गया था, उसकी तुलना में वह पहले ही ठीक हो चुका था। भाला बल को समझे बिना वह यहाँ कैसे आ सकता था? लियोनेल के ऐसा करने के बाद शब्दकोश ने उसके लिए भाला क्षेत्र की अनुभूति के बारे में बहुत सारी जानकारी खोल दी। कई उपयोगी बातें थीं, लेकिन अब उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अनुभूति द्वारा पहचाने गए भालों की मरम्मत की जा सकती है। दुर्भाग्य से उसने आदिम पुरुष का भाला बहुत देर तक बाहर ही छोड़ दिया था, जिससे उसकी चेतना लुप्त हो गई थी। परिणामस्वरूप अनुभूति अब उसे पहचान नहीं पाए और उसकी मरम्मत नहीं कर पाए। लेकिन इस आदिम स्त्री का भाला अलग था। ज्यादा समय नहीं बीता था और चूंकि यह भाला क्षेत्र का एक निम्न स्तरीय भाला था, इसलिए इसे पूरी तरह से ठीक होने में 1 घंटा भी नहीं लगा। लियोनेल की आभा पूरी तरह बदल गई, वह पहले से भी अधिक तीव्र और हिंसक हो गई। ये देखकर युवकों को अचानक शांति का एहसास हुआ।
पहले जब आभा उनकी ओर होती थी तो उन्हें सांस लेना भी मुश्किल हो जाता था। लेकिन अब लियोनेल के साथियों को इतने सालों से मिल रही सुरक्षा की आभा का अनुभव होने के बाद उन्हें अचानक अपनी ताकत का एहसास हुआ। लियोनेल ने डिक्शनरी निकाली और उसे अपनी जेब में रख लिया। ऐसी हालत में वह उसे और ज्यादा छिपाकर नहीं रख सकता था। freewebnovel.com। उस मकड़ी राजा की कमजोरी क्या है? लियोनेल के अचानक कहे गए शब्दों ने उन युवाओं को जो अभी अभी अपनी लय में आए थे एक बार फिर चौंका दिया। लेकिन जब कोई वास्तविक प्रतिक्रिया हुई तो वे और भी ज्यादा हैरान रह गए। पिंक सीड को जवाब देते हुए सिर और शरीर के बीच का सीम एक महत्वपूर्ण बिंदु है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ये सुनने के बाद भी लियोनेल पीछे मुड़ा नहीं। मेरे पीछे आओ, मैं रास्ता बना दूंगा। वह अपने खून में उबाल महसूस कर सकता था। वह समझ गया कि यही उसकी असली हालत है। यही हालत उसके वंश तत्व की होनी चाहिए थी। लियोनेल ने एक मजबूत कदम आगे बढ़ाया। लियोनेल मोरालेस फोर्स एम्पलीफाइड। शक्ति 2.59, गति 2.38, चपलता 2.43, समन्वय 2.61, सहनशक्ति 2.73 जोड़ 0.050, प्रतिक्रियाएं 2.63, आत्मा 2.92, बल 0.60। जैसे ही उसने एक और कदम आगे बढ़ाया, उसके पैरों के नीचे की घास उसकी गति के कारण बेतहाशा हिलने लगी। हान लियोनेल मोरालेस बल और भाला डोमेन वंश कारक प्रवर्धित freewebnovel.com। शक्ति 2.85, गति 2.62, चपलता 2.67, समन्वय 2.87, सहनशक्ति 2.73 जोड़ 0.050, प्रतिक्रियाएं 2.90, आत्मा 2.92, बल 0.66। लियोनेल को केंद्र में रखते हुए तेज हवाएं फैलती हुई संकेंद्रित वृत्तों का एक निशान छोड़ती हुई, मानो कोई हेलीकॉप्टर ऊपर से उतर रहा हो। उस पल लियोनेल हल्के से मुस्कुराया। मैं अभी तक आईना वापस नहीं गया हूं, मेरा यहां मरने का कोई इरादा नहीं है। मुझे यकीन है कि आप सबने सुना होगा, लियोनेल ने बिना पीछे मुड़े कहा। ठीक निशाना लगाओ। लियोनेल इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे हों। उसकी पीठ की ओर युवकों ने अपने जबड़े भींच लिए। अब तक उस क्षण की अफरा तफरी में पूर्वी और दक्षिणी लुकआउट्स के लोगों के पास अलग अलग रहने की सुविधा नहीं थी। समुद्रों का राजा और मीन राशि वाले अभी भी पहले जो हुआ उससे नाराज थे, लेकिन क्या उनके पास कोई और विकल्प था? अगर वे अभी एकजुट नहीं होते तो क्या उनके बचने की संभावना पहले से भी कम नहीं हो जाती? फिर भी इस स्थिति के बावजूद सदर्न लुकआउट वालों की अपनी कुछ जटिल भावनाएं थीं। वे लियोनेल के अब तक के व्यवहार को लेकर अजीब महसूस करने से खुद को नहीं रोक पा रहे थे। क्या उसे घमंडी और असहनीय नहीं होना चाहिए था? ऐसे व्यक्तित्व लक्षणों वाला कोई व्यक्ति शायद अपनी श्रेष्ठ शक्ति का इस्तेमाल करके उन्हें मांस की ढाल बनने के लिए मजबूर करेगा। अगर नौबत आ जाए और लियोनेल उन्हें आगे बढ़ने के लिए मजबूर करे, तो क्या वे मना भी कर पाएंगे? वे कहाँ जाएंगे? लियोनेल जैसे सहारे के बिना उनके बचने की क्या संभावना थी? लियोनेल घास की आखिरी रेखा पार कर मौत की बजरी जैसी जमीन पर कदम रख चुका था। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसके पीछे वाले लोग उसका पीछा कर रहे हैं या नहीं। वह एक कोमल हृदय वाला इंसान था। यही वजह थी कि उसने उनका अगुआ बनने का बीड़ा उठाया था। हालांकि अगर वे हिचकिचाना चाहें तो उसके लिए खुद को और खतरे में डालना नामुमकिन था। उसके पैरों तले की ढीली जमीन हवा में उछल गई और उसके बाल बेतहाशा लहराने लगे। ये जानकर कि उसके सारे विरोधी सिर्फ जानवर हैं, उसे एक तरह की आज़ादी मिली, मानो उसके दिल का एक बंधन टूट गया हो और वह आखिरकार आज़ाद हो सका हो। तभी लियोनेल के पीछे से एक जानी पहचानी दहाड़ सुनाई दी, जिससे उसके होठों पर एक और गहरी मुस्कान आ गई। ऐसा लग रहा था कि आखिरकार उन्होंने उनका पीछा करने का फैसला कर लिया है। हवा की पुकार। लियोनेल ने जिस सहजता से इस तकनीक का इस्तेमाल किया, उसकी तुलना पहली बार की गई तकनीक से नहीं की जा सकती थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी कलाई को बस यूं ही कुछ बार हिलाया हो, फिर भी हवा में सफेद रंग की कई रेखाएं पलक झपकते ही कई मकड़ियों के सिर और वक्ष के बीच की जगह ढूंढ रही थीं। लियोनेल पहले इस तकनीक का ज्यादा से ज्यादा 1-2 बार ही इस्तेमाल कर पाता था, लेकिन अब 100 से ज्यादा बार इसका इस्तेमाल करना कोई समस्या नहीं थी। आक्रमणकारी सेना की अग्रिम पंक्ति से मिलने से पहले ही लगभग 1 दर्जन बड़ी मकड़ियां गिर चुकी थीं, उनके जबड़े खाली हवा में काट रहे थे। जैसा कि अपेक्षित था, छोटे बच्चों में भी बड़े बच्चों जैसी ही कमजोरी है।
ये सभी मकड़ियां एक ही उपप्रजाति की कैसे हो सकती हैं? चीजें इतनी सुविधाजनक कभी नहीं होती। इस मकड़ी समूह की तो बात ही छोड़िए, बाघ और भालू का समूह भी पूरी तरह से एक रूप नहीं था। लेकिन सच तो ये था कि समान का समान में विलय हो गया। मकड़ी सेना ज्यादातर विभिन्न उत्परिवर्तित अरचिंद और विभिन्न प्रकार के कीड़ों से बनी थी। बाघ सेना ज्यादातर बड़े बिल्ली जैसे जानवरों से बनी थी, वगैरह वगैरह। अब जब लियोनेल को उनकी कमजोरियों का पूरा अंदाजा हो गया था, तो वह उन्हें अपनी आगे की राह में रोड़ा नहीं बनने देगा। खासकर अब तो और भी नहीं जब उसके पीछे उसका साथ दे रहा था। कुछ ही कदम और आगे बढ़ते ही लियोनेल का सामना मकड़ी सेना से हो गया। उसकी पीठ के पीछे दौड़ रहे युवक उसकी निडरता देखकर दंग रह गए। लेकिन अगर उन्हें पता होता कि लियोनेल की इस दुनिया में पहली परीक्षा स्पेनियों की एक ऐसी सेना से है जिसके पास साइकिल के अलावा कोई हथियार नहीं है, तो वे बहुत अलग तरह से सोचते। ये निर्भयता, ये निडरता, उसके कदमों की दृढ़ता और उसकी पीठ की सीधीता, ये सब उसने अपने खून, पसीने और आंसुओं से अर्जित किया था। लियोनेल की हरकतें अलौकिक हो गईं, उसके कदमों में आदिम स्त्री की शान झलक रही थी। कॉल ऑफ द विंड लंबी दूरी में जितनी विनाशकारी थी, छोटी दूरी में उससे भी ज्यादा। लियोनेल ने अपने चारों ओर कीड़ों और मकड़ियों के तीखे पैरों और कुतरते हुए पंजे के बीच से फिसलते हुए एक रास्ता बनाया। अगर उसे बस आगे बढ़ना होता तो वह कब का हवा में पैर रख चुका होता। फिर भी वह अपनी जगह पर डटा रहा, उसके भाले का हर वार एक और जिंदगी काट रहा था। अचानक लियोनेल ने अपना बायां हाथ भाले से हटा लिया और अपनी हथेली को घुमाकर पिस्तौल दिखा दी। एक ही गोली चलाते समय उसके कूल्हे घूम गए। दूर प्रेशियस मोमेंट गिर पड़ा था। वह जल्दी से पीछे हटने के लिए छिटपटाए, अपनी हथेलियों और नितंबों पर रगड़ खाती सख्त बजरी की परवाह किए बिना। एक मेंटिस जैसे जीव के जबड़े उसकी ओर झपटे, उसके चेहरे पर बहते आंसुओं और नाक के पानी की परवाह किए बिना। एमिलिया सिर युद्ध से भागकर उसकी तरफ दहाड़ता हुआ आया, लेकिन उसे पता था कि वह समय पर नहीं पहुंच पाएगा। खुद की परवाह न करते हुए उसने अपनी छड़ी मेंटिस की ओर तान दी और उसे उड़ा दिया। लेकिन राहत की सांस लेने से पहले ही उसे एहसास हुआ कि जिस मकड़ी से वह लड़ रहा था, वह अब उस पर हमला करने के लिए आजाद है। एक पैर जो स्टील की तरह चमक रहा था, उसकी छाती की ओर बढ़ा। वह लगभग देख सकता था कि उसकी छाती आर पार हो गई है। हालांकि उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की होगी कि एक भी गोली उसी क्षण निशाने पर लग जाएगी। मकड़ी ने मुश्किल से अपने पैर उठाए थे कि वह जमीन पर गिर पड़ी और फिर उठ नहीं सकी। सिर ने गोली की दिशा में देखा तो लियोनेल की पीठ उसकी ओर देख रही थी। उसके सीने में कृतज्ञता का भाव उमड़ पड़ा। मैंने एमिलिया को बचाया भी नहीं था कि उसने गोली चला दी। उसने कैसे अनुमान लगाया कि क्या होगा? दुर्भाग्य से यह उसके लिए यह सवाल पूछने का सही समय नहीं था, क्योंकि उसका रक्षक अब अपनी ही समस्याओं से जूझ रहा था। लियोनेल को इतना कुछ खत्म होते देख, मकड़ी राजा, जो अब तक पीछे हट रहा था, अचानक और पीछे हट गया। लियोनेल का जबड़ा सख्त हो गया। मुझे इस मकड़ी की क्षमताओं के बारे में बताओ। पिंड विकसित जीवन रूप का पता चला। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। राज्य एनिमेलिया। फाइलम आर्थ्रोपोडा। वर्ग अरचिंडा। ऑर्डर अर्नेई। इंफ्राऑर्डर माइगेलोमोर्फे। परिवार थेराफोसिडे। स्थिति विकसित। क्षमताएं पिंड नामकरण उत्पन्न करना। विषैला स्पर्श टियर 8 ब्लैक ग्रेड विष पाया गया। ये विष इस जीव के रोम रोम में समाया हुआ है। रिबाउंडिंग वेब आश्चर्यजनक लचीलेपन वाला मकड़ी का रेशम। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। मजबूत वेब स्पाइडर सिल्क टियर 7 ब्लैक ग्रेड कठोरता। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। कमजोरी सिर और पेट के बीच। शक्ति का मूल्यांकन पिंग। विकास चरण एलीट टियर 7 ब्लैक। लियोनेल की भौहें तन गईं। जब उसने हमला किया था तब वह इन मकड़ियों के जालों को लेकर बहुत चिंतित था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि मामला उससे भी ज्यादा परेशानी भरा होगा जितना उसने सोचा था। इससे भी बदतर बात यह थी कि इसे अभी भी एसएस ग्रेड का खतरा नहीं माना गया था। टियर 7 ब्लैक यानी एस ग्रेड। लेकिन एलीट टैग का क्या मतलब था, इसका क्या मतलब था? अब जब लियोनेल ने इसके बारे में सोचा तो उसे याद आया कि ऑक्टोपस को पीक टियर 7 ब्लैक में वर्गीकृत किया गया था। तो इस तरह के विभाजन थे। लियोनेल चाहे कितना भी जिज्ञासु क्यों न हो, जानता था कि यह सवाल पूछने का सही समय नहीं है। उसे बस यह अंदाजा लगाना था कि यह मकड़ी ऑक्टोपस से भी ज्यादा खतरा है। ये जानते हुए उसे ऐसे सवाल पूछने थे जो उसकी जान बचा सके। क्या मेरी चेन नेकलेस विषाक्तता को रोक सकती है?
पिंक सीड को जवाब देते हुए ऊर्जा कवच विष की विषाक्तता का लगभग 80% अवरुद्ध कर सकता है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। लियोनेल की भौहें गहरी हो गईं, लेकिन उसके कदम नहीं रुके। वह मकड़ी की ओर झपटा, लेकिन जब लगा कि वे आपस में टकरा जाएंगे, तो उसने अचानक दिशा बदल दी और पूरी ताकत से किनारे की ओर चल पड़ा। वह जानता था कि मकड़ी उसका पीछा करेगी क्योंकि रास्ते भर उसका भाला रुका ही नहीं था। वह आगे बढ़ता रहा और मकड़ी से कुछ कदम आगे बढ़ गया। लियोनेल मकड़ी के आंकड़ों से बता सकता था कि उसकी गति वास्तव में उसकी गति से कहीं ज्यादा थी। हालांकि उसकी चपलता बहुत कम थी। उसे इस तरह युद्ध के मैदान में चलाना, खासकर जब उसे अपनी ही सेना को जहर न देने के लिए सावधान रहना हो, उस समय लियोनेल के लिए सबसे अच्छा काम था। क्या मकड़ी के जहर से निपटने का कोई और तरीका नहीं है? लियोनेल जानता था कि शब्दकोश से सवाल पूछते समय उसे बेहद स्पष्ट होना होगा। शब्दकोश उसे बस परिस्थिति के आधार पर जवाब नहीं देगा। इसलिए लियोनेल ने धीरे धीरे खुले दिमाग से सवाल पूछना और ऐसी बातें पूछना सीख लिया था जो वह आमतौर पर नहीं पूछता था। उसके मन में जहर से निपटने के लिए और कुछ नहीं था। लेकिन कौन जाने क्या ये सच था? उनकी उम्मीदों से परे ऐसा लग रहा था कि उनका पूछना सही था। पिंड प्रकाश तत्व बल का उपचारात्मक प्रभाव बहुत तेज होता है और यह कई विषयों का नाश करने वाला होता है। सीड का प्रकाश तत्व बल अभी भी इतना कम है कि उसे प्रतिरक्षित नहीं माना जा सकता। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। लियोनेल की आंखें चौड़ी हो गईं। बहुत कम लाइट एलिमेंटल फोर्स के भी स्तर होते हैं। लियोनेल को वाकई इसकी उम्मीद नहीं थी। उसने सोचा था कि बल सुदृढ़ीकरण विचलन फोर्स स्ट्रेंथनिंग डिविएशन वैसा ही है जैसा विज्ञापन में बताया गया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि इससे ज्यादा कुछ होगा। पिंग हाँ, युद्ध के मैदान में भी लियोनेल मन ही मन कोसने से खुद को नहीं रोक पाया। क्या ये शापित शब्दकोश थोड़ा और क्षमाशील नहीं हो सकता था? हर उत्तर इतना संक्षिप्त और सटीक क्यों होना चाहिए था? इसमें वास्तव में ऐसी कोई बात नहीं थी जो उसने सीधे तौर पर नहीं पूछी थी। लियोनेल ये सोचने से खुद को नहीं रोक पाया कि इस वजह से उसने कितनी बातें छोड़ दी होंगी। छोड़ो, अभी ये पूछने का वक्त नहीं है। वो कमीनी मकड़ी मेरे पीछे पड़ी है। लियोनेल जानता था कि इस मकड़ी से बचने के लिए वह ज्यादा कोशिश नहीं कर सकता। हालांकि उसे लगा कि वह खुद बच सकता है, लेकिन उसे इस समय एक अग्रिम पंक्ति की भूमिका निभानी थी। अगर वह बहुत दूर भटक गया तो रास्ता बनाने के बजाय वह दूसरे युवकों को निगल जाने का मौका दे देगा। इस शिकार में आए युवाओं की संख्या अभी भी लगभग 80 के आसपास है। इतनी बड़ी संख्या में, हालांकि वे संख्या में अभी भी बहुत कम थे, अकेले जाने से तो बेहतर ही था। लियोनेल को उनकी उतनी ही जरूरत थी जितनी कि उन्हें यहां मरने के लिए छोड़ने का उसका दिल नहीं कर रहा था। इसलिए वह केवल यह आशा कर सकता था कि उसकी प्रकाश तत्व शक्ति और उसकी ऊर्जा ढाल का संयोजन उसे बचाए रखने के लिए पर्याप्त था। लियोनेल का भाला आगे की ओर झिलमिलाता हुआ आगे बढ़ा और जैसे ही उसने एक और मकड़ी को भेदा, हवा में कुछ छवियां छोड़ता गया। उसकी पीठ पर मौजूद 3 मीटर लंबी विशाल मकड़ी की तुलना में उसके सामने वाली मकड़ी मुश्किल से आधा मीटर लंबी थी, लेकिन फिर भी उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ी थी। इन घृणित जीवों को देखकर लियोनेल की रीढ़ तक में सिहरन दौड़ गई, लेकिन फिर भी उसने उन्हें अपने भाले के नीचे कबाब की तरह धकेल दिया और फिर पीछे मुड़कर उन्हें तेजी से आ रही मकड़ी की ओर फेंक दिया। CHI मकड़ी के सरदार का पैर बाहर की ओर उछला, जिससे उड़ती हुई लाशें एक ही वार में 2 टुकड़ों में कट गईं और आसमान से हरे रंग की आंतों की बारिश होने लगी। उस क्षण उसकी दृष्टि धुंधली हो गई, जिससे लियोनेल ने तेजी से दूरी कम कर ली। लियोनेल नीचे झुका और धूसर बजरी पर फिसलते हुए मकड़ी के शरीर के नीचे पहुंचने की कोशिश करने लगा ताकि उसकी कमजोरी पर हमला कर सके। लेकिन जैसे ही वह कामयाब होने वाला था, मकड़ी के सरदार को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसका मुंह खुल गया, उसके जबड़े जैसे उभार चटक गए और उसके मुंह से बैंगनी रंग का कोहरा गिरने लगा। लियोनेल ने जल्दी से अपनी सांस रोक ली और तेजी से पीछे हट गया। लानत है इस शब्दकोश पर। इसमें विषैला स्पर्श लिखा है, विषैले कोहरे के बारे में कभी कुछ नहीं लिखा। उसी क्षण रेशम का एक सफेद धागा गोली की तरह उछला। नहीं, वो पूरी तरह सफेद नहीं था। सूरज की रोशनी के नीचे उसमें से फ्लोरोसेंट बैंगनी रंग की हल्की सी झलक दिखाई दे रही थी। यह इतनी सूक्ष्म थी कि अपनी इंद्रियों के बावजूद लियोनेल उसे लगभग पहचान ही नहीं पाया। लियोनेल को तुरंत एहसास हो गया कि यही मकड़ी की असली क्षमता थी। उसने इस बार शब्दकोश पर गलत आरोप लगाया था। विषैला स्पर्श का वर्णन मकड़ी के शरीर के हर रेशे में समाया हुआ जहर के रूप में किया गया था।
जिसमें उसकी सांसें भी शामिल थीं। लानत है। लियोनेल बदहवास हालत में रास्ते से हट गया, मुश्किल से रेशम की गोली से बच पाया। लेकिन उसके पीछे बैठे की जानवर की दर्द भरी चीख से साफ जाहिर हो गया कि वह इतना भाग्यशाली नहीं था। लियोनेल ने पीछे मुड़कर देखा तो वह तेजी से बैंगनी, फिर काला, फिर गहरे कोहरे और राख के गुच्छे में बदल गया। अगर उसे ज्यादा पता न होता तो वह सोचता कि उसे किसी भट्टी में जला दिया गया है। अब लियोनेल को अचानक एहसास हुआ कि शायद जानवरों की अन्य 5 सेनाओं ने मकड़ी राजा को यहां भेजकर कोई गलती नहीं की थी। लियोनेल की अभिव्यक्ति गरिमापूर्ण हो गई। वह अपनी प्रकाश तत्व शक्ति का इस्तेमाल करने से हिचकिचा रहा था। ऐसा इसलिए नहीं था कि वह उसे छुपाना चाहता था, बल्कि इसलिए कि उसकी खपत बहुत ज्यादा थी। इससे न सिर्फ उसकी आत्मा क्षीण हो गई, बल्कि उसकी शक्ति भी बहुत तेजी से कम हो गई। हालांकि उसकी भाला शक्ति का भी उस पर वैसा ही असर हुआ, लेकिन वह उतनी ज्यादा नहीं थी। लेकिन ये बात समझ में भी आती है क्योंकि उसकी भाला शक्ति भी उतनी शक्तिशाली नहीं थी। लेकिन इस समय उसके पास क्या विकल्प था? हान। लियोनेल की आंखों का धुंधला रंग अचानक चमक उठा, उनकी गहराई से एक चकाचौंध कर देने वाली चमक निकल रही थी। चलो तुम शापित कीड़े। लियोनेल अपने पीछे सुनहरी लकीर छोड़ते हुए आगे बढ़ा। वह युद्ध के मैदान में तेजी से दौड़ते हुए किसी उल्कापिंड की तरह लग रहा था और अपनी जान बचाने के लिए जूझ रहे कई नौजवानों की नजरों में आ गया। लियोनेल को अकेले इस मकड़ी राजा का सामना करते देख उनका खून खौल उठा। क्या यही उसकी योग्यता थी? ऐसा लग रहा था कि सभी के मन में यही विचार था। लियोनेल ने मकड़ी राजा के धुंधले विष क्षेत्र में प्रवेश किया तथा एक साथ कई तीखे प्रहार किए। मकड़ी राजा की प्रतिक्रिया धीमी नहीं थी। उसके नुकीले स्टील जैसे पैरों ने पहले कुछ झटके तो रोक दिए, लेकिन उसके जबड़े लियोनेल पर टूट पड़े। जब उसने लियोनेल को पीछे हटते देखा तो उसके मुंह से रेशम की एक और धार निकली जो सीधे उसकी ओर बढ़ रही थी। आश्चर्य की बात यह है कि इस बार लियोनेल ने बचाव नहीं किया, बल्कि सीधे हमले का सामना किया, क्योंकि उसके हाथ में एक पिस्तौल थी जिसमें पहले से ही एक तीर भरा हुआ था। टकराना। CHI। उफ। लियोनेल उड़ गया। ऐसा लगा मानो मकड़ी राजा का भाला उसकी छाती में जा लगा हो। उसका चेहरा लाल हो गया और उभर आया, उसके मुंह से खून की धार बहने लगी। मकड़ी की क्रोधित और दर्द भरी दहाड़ ने जानवरों की दूसरी टोलियों का ध्यान खींचा, लेकिन वे सब आगे आने से हिचकिचा रहे थे। एक वजह थी कि वे अभी भी उस विशाल पहाड़ी जैसे छत्ते के बाहर खड़े थे। वे सही मौके का इंतजार कर रहे थे ताकि वे हमला करके अपना फायदा उठा सकें। अगर वे सचमुच अभी चले गए तो कौन जाने क्या हो जाए। ये जानवर जाहिर तौर पर बेवकूफ नहीं थे। चूंकि इस जगह का उनके प्रति इतना बड़ा आकर्षण था, इसलिए जाहिर है कि इसका दूसरों के प्रति भी गहरा आकर्षण था। इसलिए वे इस स्थिति में खड़े थे। लेकिन विकसित होने के बावजूद उनके विचार अभी भी अपेक्षाकृत सरल और सीधे थे। उनके लिए बहुत लचीलेपन से प्रतिक्रिया देना मुश्किल था। इससे पहले कि वे कोई निर्णय ले पाते, स्थिति फिर बदल गई। जंगल से आते जानवरों की गड़गड़ाहट अचानक बहुत करीब से सुनाई दी। वे बस देखते ही रह गए कि सैकड़ों जंगली जानवर पहाड़ियों पर से तेजी से गुजर रहे हैं, बजरी से भरी जमीन पर घुस रहे हैं। अपने अपने राजाओं वाली पशु सेनाओं की तुलना में ये स्पष्ट था कि इन पशुओं की बुद्धि बहुत कम थी। उनकी जीभें उनके मुंह से बाहर निकली हुई थीं, उनकी आंखों पर लाल रंग का रंग था, मानो उन्होंने अपना दिमाग खो दिया हो। वे इस समृद्ध शक्ति के स्रोत का पता लगाने के अलावा और कुछ नहीं चाहते थे। लियोनेल के कानों में जमीन पर फिसलते हुए एक और तेज आवाज गूंजी। वह इस आवाज से अच्छी तरह वाकिफ था। उसे पता था कि उसका चेन वाला हार फिर से टूट गया है। अपनी आंतरिक दृष्टि उस पर घुमाते हुए उसके चेहरे पर कुछ फीकापन आ गया। पहली बार टूटने से उसकी क्षमता 10% कम हो गई थी। इस बार खजाने में अपनी शुरुआती ताकत का केवल 70% ही बचा था। लियोनेल को अपनी मौजूदा हालत की जरा भी परवाह नहीं थी। इस खजाने ने पहले ही कई बार उसकी जान बचाई थी। अगर यह सचमुच पूरी तरह टूट गया तो यह बहुत बड़ा नुकसान होगा जिसे सहना मुश्किल होगा। उसने अपने दांत पीसते हुए उस चीखती हुई मकड़ी की ओर देखा, जो अपनी सेना संगठित करने के बारे में सोच भी नहीं रही थी। मुझे उस वार से उसके दिमाग में छेद कर देना चाहिए था, पर शायद मैं कुछ ज्यादा ही आशावादी था। मुझे मकड़ी की शारीरिक रचना के बारे में कुछ भी नहीं पता, या शायद वो उतना अंदर तक नहीं घुसा। लियोनेल ने अपना सिर जोर से हिलाया, भागो। उसने उन युवकों को जो युद्ध पर बहुत ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रहे थे झटक दिया।
उन्हें उसके जानवरों के ज्वार का फायदा उठाकर दूसरी जानवरों की टुकड़ियों पर दबाव डालना था। अगर वे इसमें फंस गए तो उनका आखिरी मौका धुएं के गुबार में उड़ जाएगा। लियोनेल ने अपने दांत पीस लिए, खड़े होने के लिए शरीर में उठ रहे दर्द को अनदेखा कर दिया। उन्होंने युद्ध क्षेत्र पर एक नजर डाली तथा राहत की हल्की सांस ली जब उन्होंने देखा कि सभी लोग मुश्किल से आगे बढ़ने में सफल रहे हैं तथा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे एक साथ बने हुए हैं। लियोनेल के नेतृत्व में वे जानवरों की सेना की ओर दौड़ पड़े। उनके पीछे जंगली जानवरों की एक लहर चल रही थी। मकड़ी सेना को समझ नहीं आ रहा था कि अपने नेता के चीखने, चिल्लाने और दर्द से तड़पने पर क्या प्रतिक्रिया दे। जल्द ही वे जानवरों की लहर में समा गए। लियोनेल का दिल उसके हर कदम के साथ लगभग उसकी छाती से बाहर निकल रहा था। एक बार फिर वह खुद से कसम खा रहा था कि उसे निश्चित रूप से किसी प्रकार का परिवहन खजाना मिलेगा। भागते हुए लियोनेल ने गंभीर भाव से अपनी छाती की ओर देखा। एक जाल सा फैला हुआ था जो उसकी आधी छाती और कंधे को ढक रहा था। हर गुजरते पल के साथ यह उसकी ऊर्जा ढाल को खा रहा था, जिससे उसमें दरारें बढ़ती जा रही थीं। अरे! लियोनेल ने बिना कोई विकल्प छोड़े अपनी टाइट काली कंप्रेशन शर्ट उतार दी, इससे पहले कि वह ऊर्जा कवच को और ज्यादा नुकसान पहुंचाए। वह जोर से खांसने लगा। दौड़ते हुए उसे अपने शरीर की हालत का कोई ध्यान नहीं रहा। उसे सचमुच यकीन नहीं हो रहा था। उसने सोचा था कि अब तक एसएसएस ग्रेड के खतरे का सामना करने पर भी उसकी हालत बहुत खराब नहीं होगी, लेकिन अब उसे अचानक पता चला कि अभी भी एस ग्रेड के खतरे मौजूद हैं जो उसे इस हालत में धकेल सकते हैं। ऐसे समय में वह इस बात पर अफसोस करने से खुद को नहीं रोक पाया कि उसकी क्षमता सहायक थी, आक्रमण आधारित नहीं। लियोनेल ने अपना सिर हिलाया क्योंकि उसके और पांचों सेनाओं के बीच की दूरी कम हो गई थी। उसने एक बार फिर अपनी पीठ से दहाड़ते काले शेर की दहाड़ सुनी। उसे यह जानने के लिए पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ी कि जानवरों का ज्वार कुछ धीमा पड़ गया है, क्योंकि वह साफ देख सकता था कि आगे के जानवर भी बुरी तरह प्रभावित थे। लियोनेल का मन किसी और चीज की परवाह करने को तैयार नहीं था। उसका पूरा ध्यान मकड़ी सेना द्वारा छोड़े गए अंतराल से आगे बढ़ने पर केंद्रित था। वह किसी भी चीज को अपने रास्ते में नहीं आने देगा। उसकी दमनकारी आभा अनायास ही उसके शरीर से बाहर निकल आए।